नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 अगस्त 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस करेंगे परमा फॉरेस्ट से संबंधित और थाइंग ऑफ परमा फॉरेस्ट यानी परमा फॉरेस्ट के पिघलने से संबंधित, और इसी से संबंधित क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना है। व्हाट इज परमा फॉरेस्ट और परमा फॉरेस्ट के पिघलने से वर्ल्ड को क्या खतरा है, इसे आपको एग्जामिन करना है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू का पीजी मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस 2021 से संबंधित, और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आर्कटिक ओशन में बर्फ पिघलने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, हीट वेव्स, ड्रोट्स, ओशन एसिडिफिकेशन, राइजिंग सी लेवल, ये एक्सट्रीम इवेंट्स पहले भी होती थी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण इन एक्सट्रीम इवेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो गई है और इंटेंसिटी भी चेंज हो गई है। यानी जैसी फ्लड्स, जैसी बारिश कुछ ही समय में एकदम से हो जाती है, पहला ऐसे नहीं होता था। अर्थ का 90% जो पॉपुलेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है। ये ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अर्थ की 90% पॉपुलेशन यहीं पर रहती है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी ज़्यादा लोग रहते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में। अगर देखो आर्कटिक रीजन में बर्फ़ पिघलती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो जनता रहती है उन पर बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। एक यहाँ पे देखो टर्म है परमा फॉरेस्ट, इस टर्म के बारे में अभी हम जानते हैं। और इसके साथ साथ एक और टर्म है काइंड ऑफ परमा फॉरेस्ट, यानी परमा फॉरेस्ट का पिघलना। परमा फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, वो ग्राउंड या फिर वो सोइल जो पिछले 2 सालों से अधिक से समय से लगातार फ्रोजन है, मतलब टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, ऐसे एरिया को कह दिया जाता है परमा फॉरेस्ट। ये जो परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड्स यानी परमाफ्रोस्ट हैं, ये देखो हायर माउंटेन्स में या फिर अर्थ के हायर लैटिट्यूड्स वाले रीजन्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो ऑलमोस्ट 25% लैंड के नीचे परमाफ्रोस्ट हैं। और एक बात का ख्याल ये रखिएगा, ये जो परमाफ्रोस्ट रीजन्स होते हैं कोई ज़रूरी नहीं कि ये स्नो से कवर होते हैं। ऐसा हो सकता है ग्राउंड पूरी तरह से फ्रोजन हो लेकिन स्नो ना हो, वहां पे बर्फ ना हो। इसके बाद देखो वो टर्म जिसका जिक्र मैंने किया, थाइंग ऑफ परमाफ्रोस्ट। थाइंग ऑफ परमाफ्रोस्ट का मतलब होता है परमाफ्रोस्ट का पिघलना। अब ग्राउंड देखो 2 या 2 से अधिक से ज़्यादा समय के लिए फ्रोजन था, अब वो पिघलेगा, बर्फ पिघलेगी तो पीछे क्या रह जाएगा? पीछे रह जाएगा वाटर, सोयल। अब थाइंग ऑफ परमाफ्रोस्ट से बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। उन नेगेटिव इम्पैक्ट की हम बात करते हैं। सबसे पहला तो क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है वो और ज़्यादा तेज हो जाती है। कैसे? देखो, आर्कटिक रीजन में ना टेम्परेचर बाकी पार्ट्स के अपेक्षाकृत 2 गुना अधिक तेजी से इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से परमाफ्रोस्ट पिघल रहा है। अब देखो, परमाफ्रोस्ट ने काफ़ी कार्बन को भी एब्जॉर्ब करके रखा होता है। अब परमाफ्रोस्ट अगर पिघलेगा तो कार्बन भी रिलीज होगा। कार्बन अगर रिलीज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और ज़्यादा बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा होगा। तो ये विशियस साइकिल है। और वैसे भी देखो, अगर बर्फ़ जमी हुई है तो बर्फ़ तो ज़्यादातर सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है ना, सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती। लेकिन अगर बर्फ़ पिघल गई तो नीचे ग्राउंड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्राउंड तो बर्फ की तरह सनलाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ना, थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब भी कर लेगा। नेक्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट परमाफ्रोस्ट के पिघलने का ये होगा, जो ट्रॉपिकल चैलेंजेस हैं वो हायर लैटिट्यूड्स में भी देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर वो डिजीज जो पहले ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिलते थे, अब वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं हायर लैटिट्यूड्स में भी। जैसे वेस्ट नाइल वायरस का एग्जाम्पल है। वेस्ट नाइल वायरस पहले देखो अफ्रीकन रीजन्स में ज़्यादा देखने को मिलता था,
लेकिन 1999 में इसे यूएसए में रिपोर्ट किया गया। उसके बाद से वेस्ट नाइल वायरस के काफ़ी सारे केसेस देखने को मिले हैं यूएसए में, और कहा यह जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा धीरे धीरे वेस्ट नाइल वायरस के जो केसेस हैं वो कनाडा में भी देखने को मिलेंगे। क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है आर्कटिक रीजन में, वो चैलेंजेस जो आमतौर पर ट्रॉपिकल एरियाज के द्वारा फेस किए जाते हैं वो चैलेंजेस आर्कटिक रीजन में भी आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ना सिर्फ देखो आर्कटिक रीजन में बल्कि अंटार्कटिक रीजन में और हिमालयन रीजन जहां पर जिसे थर्ड पोल भी कहा जाता है, यहां पर भी अगर देखो बर्फ पिघलेगी तो न जाने कितने वायरसेस जो हजारों लाखों सालों से वहां पे दबे हुए हैं, बर्फ पिघलने से वो वायरस भी बाहर आ जाएंगे और नई नई महामारियां फैलने का खतरा है इनसे। और एक देखो अगर बर्फ पिघलती है तो यहाँ पे जो एनिमल्स या फिर बर्ड्स रहते हैं उनके इंसान के साथ टच में आने का खतरा और भी ज़्यादा है। तो मतलब जूनोटिक डिजीज जो हैं वो और भी ज़्यादा स्प्रेड हो सकते हैं आने वाले समय में। जूनोटिक डिजीज देखो वो डिजीज होते हैं जो एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स में फैलते हैं। अब इसके बाद बात आती है क्या किया जाए, सजेशंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सजेशन तो देखो बेसिक सा है, क्लाइमेट चेंज को होने से रोका जाए। अभी हाल ही में आईपीसीसी की रिपोर्ट भी आई थी जिसे हमने कल डिस्कस किया था। सजेस्ट ये किया जाता है कि आने वाले 10 सालों में जो CO2 का एमिशन है उसे 45% तक कम किया जाए और 2050 आते आते नेट जीरो कार्बन एमिशन वाली जो सिचुएशन है वो अचीव की जाए, यानी जितना कार्बन एमिट हो रहा है उतना ही एब्जॉर्ब हो रहा है। तो हमें ये इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। एक देश एक्शन लेगा काम नहीं चलेगा, सभी देशों को मिलकर एक्शन लेना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्लो डाउन इरोजन। देखो एक ग्लेशियर है जैकोब सावन ग्लेशियर, ये ग्लेशियर काफ़ी तेज़ी से पिघल रहा है। 1851 में इतने तक था, अब ये सारा एरिया पिघल चुका है। तो साइंटिस्ट के द्वारा एक सजेशन ये दिया गया है इसके आगे 100 मीटर का एक डैम बनाया जाए ताकि फर्दर इरोजन होने से रोका जा सके। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन है कंबाइंड आर्टिफिशियल आइसबर्ग्स। देखो एक इंडोनेशिया के आर्किटेक्ट है जिन्होंने अवार्ड भी जीता है उनके प्रोजेक्ट रीफ्रीज द आर्कटिक के लिए। इन्होंने सजेशन ये दिया था जो ग्लेशियर पिघल चुके हैं, पिघले हुए पानी को इकट्ठा करके उन्हें डीसैलिनाइज किया जाए और फिर से बड़े बड़े आइस के ब्लॉक्स जमा दिए जाएं हेक्सागोनल शेप में। समझ गए, मतलब ये ग्लेशियर है, अगर पानी पिघल गया है, ग्लेशियर पिघल गया है, पानी आ गया है, तो उस पानी को इकट्ठा करके उसको डीसैलिनाइज किया जाए, यानी जो खारापन है वो हटाया जाए और फिर से उस पानी को फ्रीज कर दिया जाए, रीफ्रीज कर दिया जाए। और किस शेप में? हेक्सागोनल शेप में। हेक्सागोनल शेप में अगर हम रीफ्रीज करेंगे तो फायदा देखो ये होगा, हम उन हेक्सागोनल आइसबर्ग्स को कंबाइन करके एक बड़ी आइस शीट बना सकते हैं। जैसे ये देखो, मान लीजिए ये पहला हमने हेक्सागोनल आइसबर्ग बनाया आर्टिफिशियल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इन सबको कंबाइन करके इतना बड़ा आइस शीट का टुकड़ा बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन है इंक्रीजिंग देयर थिकनेस। बार बार एक कहावत यूज होती है कि ये तो टिप इन द आइसबर्ग है। आइसबर्ग जो होते हैं ना वो पानी से ऊपर या ग्राउंड से ऊपर कम होते हैं, बल्कि उनका 90-95% एरिया होता है वो ग्राउंड से नीचे होता है या फिर पानी के नीचे होता है। तो कुछ एक्सपर्ट्स सजेस्ट ये करते हैं जो नीचे वाला एरिया है वहां से बर्फ लेके ऊपर रखी जा सकती है। ऊपर अगर बर्फ पिघल रही है ना तो नीचे से बर्फ ले आओ और आप उनको विंड पावर की सहायता से स्प्रेड कर दो ऊपर वाले एरिया में। तो ये भी एक सजेशन है। नेक्स्ट पीपल्स अवेयरनेस। देखो अगर आर्कटिक या फिर अंटार्कटिक रीजन में बर्फ पिघल रही है ना तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी रोल है। हम डेली लाइफ में जो स्टेप लेते हैं जिससे कार्बन एमिट होता है वो भी कहीं ना कहीं दोषी हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन्स में बर्फ पिघलने के लिए। तो लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, ना सिर्फ लोगों को बल्कि बिजनेस फर्म्स को, सभी स्टेक होल्डर्स को जागरूक होने की आवश्यकता है कि उनका कोई भी ऐसा एक्शन ना हो जिससे एमिशन हो और मतलब क्लाइमेट चेंज में वो कंट्रीब्यूट करें। लास्ट में कंक्लूजन में ये बोला जाता है, देखो टाइम बहुत कम है, अगर जल्दी से हमने एक्शन नहीं लिया, जल्दी से विभिन्न देशों ने क्लाइमेट चेंज को फॉरेन पॉलिसी में प्रायोरिटी नहीं दी, तो आने वाले समय में ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं वो और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे और
सोच के देखिए हम कैसी अर्थ हमारे आने वाली जनरेशन्स को सौंपने जा रहे हैं। वो क्या सोचेंगे कि हमारे फोर फादर्स ने समय रहते एक्शन नहीं लिया, जिसका परिणाम आज के समय में हम भुगत रहे हैं। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पीजी मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2021 से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले तो देखो हम बेसिक्स की बात करते हैं। अभी मेडिकल फील्ड में जो पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हैं वो कैसे भरी जाती हैं। देखो 50% जो मेडिकल फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हैं वो भरी जाती हैं पीजी नीट टेस्ट की सहायता से। मतलब इस टेस्ट में जिसकी मेरिट आती है उसके बेस पे 50% सीट्स भरी जाती हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के द्वारा, यानी DGHS के द्वारा। और बाकी बची 50% सीट्स हैं उनको देखो स्टेट गवर्नमेंट फिल करती हैं। उसमें रिजर्वेशन भी होता है, यानी सोशल जस्टिस नॉर्म्स जो होते हैं स्टेट के उनको फॉलो किया जाता है। ये भी नीट पीजी के मार्क्स पर आधार पर फिल की जाती है रिस्पेक्टिव स्टेट के डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के द्वारा। तो अभी तक ये सिस्टम था, लेकिन हाल ही में सरकार ने नया ड्राफ्ट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन बिल 2021 जारी किया। अब इस ड्राफ्ट के अनुसार सभी जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स हैं उनको फिल करने के लिए एक कॉमन काउंसलिंग होगी। देश में सभी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में जो पोस्ट ग्रेजुएट ब्रॉड स्पेशलिटी कोर्सेज हैं, जैसे डिप्लोमा, एमडी मतलब डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, एमएस मतलब मास्टर ऑफ सर्जरी, जो मेडिकल फील्ड से है वो बता देना इनकी फुल फॉर्म अगर मैं गलत बोलूँ तो ये जो ब्रॉड स्पेशलिटी कोर्सेज हैं इनकी सीट्स को फिल किया जाएगा नेशनल एग्जिट टेस्ट की मेरिट लिस्ट के आधार पर। और देखो जो पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज हैं जैसे डीएम, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, एमसीएच यानी मास्टर ऑफ चिरूजियन, इन सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज की जो सीट्स हैं वो फिल की जाएंगी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट के टेस्ट के आधार पर। समझ गए? तो ये नया रेगुलेशन है। जो ब्रॉड स्पेशलिटी कोर्सेज हैं उनकी सीट्स नेशनल एग्जिट टेस्ट के आधार पर, और जो सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज हैं जैसे डीएम, एमसीएच, इनकी सीट्स फिल की जाएंगी नीट के टेस्ट की मेरिट लिस्ट के आधार पर। अब देखो इस ड्राफ्ट का आईएमए के द्वारा यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा काफी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? पहला तर्क ये है, अगर ये ड्राफ्ट एक्ट बन जाता है तो स्टेट के पास पावर खत्म हो जाएंगी अपने यानी स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स को मैनेज करने की। अब देखो जो स्टेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो तो स्टेट फंड्स पे डिपेंड करते हैं ना, तो स्टेट गवर्नमेंट्स पैसा तो देंगी स्टेट मेडिकल कॉलेजेस को, लेकिन उन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स में स्टेट गवर्नमेंट्स का शेयर नहीं होगा। तो ये तो फेडरलिज्म के भी अगेंस्ट है, बेसिक जस्टिस के भी अगेंस्ट है, क्योंकि स्टेट्स के पास कोई इंसेंटिव भी नहीं रहेगा ना फिर इन मेडिकल कॉलेजेस में क्वालिटी को मेंटेन करने का। उनको लगेगा कि एडमिशन में तो हमारा कोई रोल है ही नहीं, तो फिर उनको इंसेंटिव नहीं देगा इन मेडिकल कॉलेजेस में क्वालिटी मेंटेन करने का। और स्टेट वैसे देखो एक हेल्थ सब्जेक्ट है, ये फेडरलिज्म के भी अगेंस्ट है इस प्रकार से स्टेट से उनकी पावर्स छीनना। नेक्स्ट पॉइंट, आईएमए देखो ये भी कहता है अगर कोई स्टूडेंट नॉन नेटिव स्टेट में जैसे हरियाणा का स्टूडेंट अगर तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज में पीजी कोर्स में सीट प्राप्त करता है तो वहां पे उसको लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी। डॉक्टर्स जब देखो कम्युनिटी को सर्व करते हैं तो उस कम्युनिटी को बेटर सर्व कर पाते हैं जो उनकी लैंग्वेज समझता हो। वैसे देखो ये खामखा का पॉइंट है, एक आईएएस भी तो दूसरे स्टेट में जाता है, वहाँ पे लैंग्वेज सीखता है, अच्छे से सर्व करता है। और ऑल इंडिया सर्विसेज का तो बेसिक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो यही है ना, जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट दिया जाता है आईएएस आईपीएस के पक्ष में कि दूसरा कैडर मिलता है तो इससे देश की यूनिटी स्ट्रांग होती है। हरियाणा का अगर पर्सन आईएएस के तौर पे काम करता है तमिलनाडु में तो इससे देश की यूनिटी मजबूत होती है ना। तो आईएमए में बड़े पदों पर जो बैठे लोग हैं उनको थोड़ा सोचना चाहिए इस बारे में। लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है राइटर के द्वारा, जैसे देखो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं आईएएस आईपीएस, इनको रिक्रूट किया जाता है यूपीएससी के द्वारा,
और उसके बाद यानी सेंट्रलाइज लेवल पर इनको रिक्रूट किया जाता है। उसके बाद इन ऑफिसर्स को कैडर एलोकेट होता है, ये विभिन्न स्टेट्स में जाके काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। उसी प्रकार से हेल्थ जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट बड़े लेवल पे डिजीज़ को कम करने के लिए प्लान्स बना सकती है, लेकिन उनका जो एग्जीक्यूशन है वो स्टेट गवर्नमेंट्स पे छोड़ देना चाहिए। तो उसी प्रकार से ये जो नया ड्राफ्ट आया है ये स्टेट से उनकी पावर छीनता है स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन संबंधित। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ड्राफ्ट को रिकंसिडर करना चाहिए, ऐसा राइटर सजेस्ट करते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स यानी राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले आप मुझे मतलब बताइए, राजनीति के अपराधीकरण का क्या मतलब है। देखो, क्रिमिनल्स का पॉलिटिक्स में एंटर करना, इलेक्शन लड़ना और इवन जीत कर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में पहुंच जाना, ये मतलब है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का। ये किस प्रकार से नुकसानदायक है। देखो, अगर क्रिमिनल्स पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में पहुंचेंगे तो उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को एक पैट्रोनेज मिल जाएगा। स्टेट पुलिस या फिर दूसरी एजेंसीज उनको आसानी से पकड़ नहीं सकेंगी, क्योंकि उनके पास पावर होगी। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी जो आपराधिक गतिविधियां हैं उन्हें जारी रख सकेंगे। इसके अलावा देखो, अगर क्रिमिनल्स पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबली में पहुंचेंगे तो उनका ध्यान कानून बनाने पर नहीं होगा जिसके लिए जनता ने उनको चुना है। या फिर कोई क्रिमिनल अगर मंत्री बन जाता है तो वो अपना काम ठीक से नहीं करेगा, उसका ध्यान सिर्फ इस चीज़ पर ज़्यादा होगा कैसे ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, कैसे अपने क्रिमिनल बिजनेस को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है। तो गवर्नेंस जो है वो प्रभावित होती है अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबली में पहुंचते हैं। इसके अलावा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से हमारी डेमोक्रेसी की इमेज भी खराब होती है। सोच के देखिए, दूसरे देशों में क्या संकेत जाएगा जब उन्हें यह पता लगे इंडिया की पार्लियामेंट में 46% एमपीज ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो देखो, क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कि क्रिमिनल्स पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबलीज में पहुंच जाते हैं। देखो, इसका सबसे पहला रीजन ये है लैक ऑफ गवर्नेंस। विभिन्न सरकारें बेसिक एमिनिटीज भी जनता को नहीं प्रोवाइड कर पाती हैं और दूसरे बेसिक गुड्स जैसे लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छी नहीं होती है विभिन्न रीजन्स में। तो जनता को ये लगता है पुलिस वैसे ही अपना काम नहीं करती और काफी बार तो पुलिस पर भी हरासमेंट के आरोप लगते हैं। अगर हम ऐसे पर्सन को चुनेंगे जिसके पास मसल पावर है, जनता को फर्क नहीं पड़ता वो क्रिमिनल है, जिसके पास मसल पावर है, पैसा है, तो जनता को ये लगता है ये पर्सन हमारे लिए सही है। कल को अगर पुलिस हरास करती है तो ये रिप्रेजेंटेटिव हमारी हेल्प कर सकता है। तो वो पर्सन्स जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है उनका विनेबिलिटी फैक्टर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से वो चुने जाते हैं स्टेट असेंबलीज में और पार्लियामेंट में। तो पहला पॉइंट हुआ लैक ऑफ गवर्नेंस। सरकारें बेसिक चीजें प्रोवाइड कर नहीं पाती और जनता को एक उम्मीद दिखती है मसल मैन में यानी क्रिमिनल्स में। दूसरा पॉइंट, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज भी विनेबिलिटी फैक्टर को देखते हुए क्रिमिनल्स को प्रमोट करती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टी के ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स जीत कर आए। तीसरा पॉइंट, देखो, पॉलिटिकल पार्टीज को वैसे भी आवश्यकता होती है मसल पावर की और फाइनेंशियल पावर की। उनको इलेक्शन में काफी सारे फंड्स चाहिए होते हैं, तो वो क्रिमिनल्स से फंड्स ले लेते हैं ताकि अपना जो चुनाव प्रचार है उसे फाइनेंस किया जा सके और उन्हें अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा देखो, कुछ क्रिमिनल्स चुनाव में वोटर्स को डराते धमकाते हैं अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए। बूथ कैप्चरिंग जो पहले के समय में होती थी, आज तो बूथ कैप्चरिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने कुछ रीजंस डिस्कस किए जिनकी वजह से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है। और राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक काफी सारी लैंडमार्क जजमेंट्स दी हैं। जैसे देखो, फर्स्ट पॉइंट, 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने वो सभी कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ने के इच्छुक हैं उनके लिए ये कंपलसरी बना दिया था कि आप रिटर्निंग ऑफिसर के सामने एक एफिडेविट फाइल कीजिए जिसमें पास्ट में जितने भी आपके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं उनकी आप जानकारी दीजिए, ताकि जनता को पता लगे कि जिसे हम चुनने जा रहे हैं उसके खिलाफ कौन कौन से केसेस चल रहे हैं। उसके बाद नोटा आया था 2013 के आसपास। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ईवीएम में एक नोटा का बटन भी होना चाहिए, ताकि अगर किसी को लगता है
कि सारे कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो कैपेबल नहीं है, तो वोटर नोटा का बटन दबा सकें। तीसरा पॉइंट, देखो 2013 से पहले क्या होता था, अगर इवन कोई एमपी या फिर एमएलए कन्विक्ट भी हो जाता था, मान लीजिए किसी एमपी या फिर एमएलए को 2 से अधिक साल की सजा हुई, 2013 से हम पहले की बात कर रहे हैं, तो वो अपील फाइल कर देता था हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। उस एमपी या एमएलए की कन्विक्शन के बावजूद सदस्यता नहीं जाती थी, डिस्क्वालीफाई वो एमपी या फिर एमएलए नहीं होता था। लेकिन 2013 में लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी, अगर किसी एमपी या फिर एमएलए को 2 से अधिक साल की सजा हुई है तो इमीडिएटली उसी समय उस एमपी और एमएलए की जो सदस्यता है वो चली जाएगी। चौथा पॉइंट, 2013 में आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिन भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ ट्रायल केसेस चल रहे हैं उन केसेस को कंप्लीट किया जाए 1 साल के अंदर। मतलब जो ट्रायल चल रहे हैं उन ट्रायल्स को कंप्लीट किया जाए 1 साल के अंदर अंदर। वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं किया गया, यानी 1 साल के अंदर अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ जो ट्रायल चल रहे थे उनका कंप्लीशन नहीं हुआ। इसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया कि पॉलिटिशियंस के खिलाफ ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश की जाएं। और नेक्स्ट ईयर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन कैंडिडेट्स को वो टिकट दे रहे हैं उनके खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं उनको पब्लिसाइज किया जाए। मतलब न्यूज़पेपर्स में और मीडिया चैनल्स में बताया जाए कि इन कैंडिडेट्स को हमने टिकट दिया है और इनके खिलाफ ये क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, ताकि वो कैंडिडेट्स जिनके क्रेडेंशियल काफ़ी ज़्यादा डूबियस हैं, यानी जिनके खिलाफ सीरियस केसेस चल रहे हैं, उनके बारे में जनता को पता लगे और जनता ऐसे कैंडिडेट्स को ना चुने। अब देखो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी कि 2018 में जो आपने ये ऑर्डर पास किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स के खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केसेस के बारे में जानकारी दे न्यूज़पेपर्स में और मीडिया चैनल्स में, इस ऑर्डर को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ऐसे न्यूज़पेपर्स में बताया जाता है जिनको कोई पढ़ता नहीं है, और मीडिया चैनल्स में अगर ये इंफॉर्मेशन आती है तो बिल्कुल रात को आती है ताकि कोई भी देख ना पाए। इवन पिटिशनर ने यह भी कहा कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद इलेक्शन कमीशन ने ना तो इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 को अमेंड किया और ना ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अमेंड किया। तो आपने जो ऑर्डर पास किया था उसका कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई। पिटिशनर ने कहा, देखो जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिया था जिसमें आपने आदेश दिया था सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप उन कैंडिडेट्स के खिलाफ चल रहे केसेस की जानकारी दीजिए अपनी वेबसाइट पर, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और न्यूज़पेपर्स में, ताकि जनता को ये पता लगे कि आपने जिन कैंडिडेट्स को टिकट दी है उनके खिलाफ कौन कौन से केसेस चल रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आदेश दिया है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज को कि भैया आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स और लोकल रीजनल न्यूज़पेपर्स में, नेशनल पेपर्स में जानकारी दें कि जिन कैंडिडेट्स को आपने टिकट दी है उनके खिलाफ कौन कौन से केसेस और कितने केसेस चल रहे हैं। अब एक नई चीज भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जोड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप ये भी एक्सप्लेनेशन दें कि आपराधिक मामले चलते हुए भी आपने इन कैंडिडेट्स को टिकट क्यों दी है। आप अपनी एक्सप्लेनेशन में सिर्फ एक फैक्टर यूं नहीं बता सकते कि जीतने की क्षमता उनकी ज़्यादा थी, यानी विनेबिलिटी फैक्टर बताकर आप अपना पल्ला झाड़ नहीं सकते। आपको डिटेल से बताना होगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ केस चल रहे थे फिर भी आपने इन लोगों को टिकट क्यों दी। देखो, आमतौर पे पॉलिटिकल पार्टीज का तर्क ये होता है कि जो केसेस चल रहे हैं कैंडिडेट्स के अगेंस्ट वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, यानी जानबूझ के विरोधी पॉलिटिकल पार्टीज ने इन पर्सन्स के खिलाफ केस दर्ज करवाए हैं ताकि इनको इलेक्शन जीतने से रोका जा सके। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, चलो देखो पॉलिटिकल पार्टीज ने इंफॉर्मेशन पब्लिश कर भी दी, उसका फायदा क्या होगा, क्योंकि जनता को एक लेवल के बाद फर्क पड़ता ही नहीं कि कैंडिडेट के खिलाफ केस चल रहे हैं। जनता बहुत सारे दूसरे इश्यूज को ध्यान में रख के वोट देती है। काफ़ी बार पार्टी का चेहरा देखती है, काफ़ी बार बल्कि उन लोगों को ज़्यादा वोट दिए जाते हैं जिनके खिलाफ केस चल रहे होते हैं, क्योंकि जनता को लगता है ये लोग हमें ज़्यादा अच्छे से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकेंगे। तो जनता का जो माइंडसेट है वो थोड़ा अलग किस्म का है।
तो सॉल्यूशन ये दिया जाता है आर्टिकल में, देखो वो लोग जिनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं वो इलेक्शन ही ना लड़ सकें, ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता है और ये पॉलिटिकल पार्टीज के बिना और कोई नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने इंटरनल रिफॉर्म्स लेके आएं और ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट देने से कतराएं जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। दोनों ही सॉल्यूशंस में पॉलिटिकल पार्टीज की जो भूमिका है वो मेन है। तो ये तो हमने कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से इशू डिस्कस कर लिया। कंटेक्स्ट अभी डिस्कस करते हैं, थोड़ा उल्टा है। इशू पहले डिस्कस कर लिया, इस बार कंटेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं हुआ क्या है। देखो, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की एक बेंच, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस एन वी रमन्ना, जिसमें जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस सूर्यकांत भी थे। ये बेंच 2016 की एक पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी। पिटीशन ये थी, वो लॉ मेकर्स जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं उन केसेस को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक बेसिस पे उनका निपटारा किया जाए और जो कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस हैं उन पर पूरी तरह से बैन लगाया जाए कि वो ताउम्र इलेक्शन ना लड़ सकें। इस केस पर सुनवाई चल रही थी। केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के एक वकील विजय हंसारिया की रिपोर्ट पर बोलते हुए कहा कि देखो, एमपीज और एमएलएस के अगेंस्ट केस वापस नहीं लिए जा सकते स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हाईकोर्ट की अनुमति के बिना। हो क्या रहा था, विजय हंसारिया ने बताया कि कर्नाटक की स्टेट गवर्नमेंट ने 61 ऐसे लीडर्स के अगेंस्ट केस वापस ले लिए, मतलब उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे थे और स्टेट गवर्नमेंट ने वो केस वापस ले लिए। उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसा ही किया, लीडर्स के अगेंस्ट केस वापस ले लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी मनमर्जी से लीडर्स के अगेंस्ट केस वापस नहीं ले सकती, हाईकोर्ट की अनुमति लेनी होगी स्टेट गवर्नमेंट्स को, तभी वो केस वापस ले सकती हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से बोला कि देखो, ईडी और सीबीआई ने अभी तक स्टेटस रिपोर्ट नहीं दी है कि कौन से लीडर्स के अगेंस्ट कितने केस चल रहे हैं, उनका स्टेटस क्या है। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने लास्ट मौका मांगा कि इस पर हम ईडी और सीबीआई जो है रिपोर्ट आपको पक्का दे देंगे, स्टेटस रिपोर्ट, जिसमें बताया जाएगा कि लीडर्स के अगेंस्ट, कौन से लीडर्स के अगेंस्ट किस स्टेज पे हैं। तो कुल मिला के ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से संबंधित इशू जो है वो चल रहा है, इस पे कोई ठोस एक्शन फिलहाल हुआ नहीं है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।